Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 22 of our module Global Marketing. Today's lecture is part 2 of chapter Developing New Products for Global Markets. In this chapter, if you have remembered, अगर आप याद कर चुके हों, हमने several topics discuss करे थे. उन टॉपिक्स में हमने बात की थी कि जब हम ये टॉपिक्स स्टडी कर लेंगे, आउटलाइन जब हमने बात की थी, तो बाय देन यू मे बी एबल टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें था कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे अमंग 5 स्ट्रेटजिक ऑप्शंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इनटू फॉरेन मार्केट्स. ये एक ऑब्जेक्टिव था जिसको होपफुली हम अचीव कर लेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. Then you may be able to define modularity and explain its impact on global product development. कि modularity क्या होता है और global product development पे उसका क्या impact होता है, उसके positive effects क्या हैं, negative effects क्या हैं. You may be able to compare and contrast the product development roles played by a multinational firm's headquarters and the roles played by its subsidiaries. कि कौन से रोल्स हैं जो हेडक्वार्टर्स प्ले करता है और कौन से रोल्स हैं जो उसकी सब्सिडरीज जो कि बाकी कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही होती हैं वो प्ले करती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड. यू मे बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीड मार्केट्स एंड नोट देयर इम्पोर्टेंस टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. लीड मार्केट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट है. लीड मार्केट्स हैं. ब्रिक्स को तो मैं सारे को लीड मार्केट कहूँगा. ग्रोइंग मार्केट्स हैं. सो क्यों इंपॉर्टेंट है वो, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. यू मे बी एबल टू डिस्क्राइब हाउ कंपनीज में एक्सेस न्यू प्रोडक्ट्स बाय परचेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बाय इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर फर्म्स. कि कैसे डेवलप करती हैं कंपनीज न्यू प्रोडक्ट, R&D का उसमें क्या रोल है, एंड कैसे वो इंफॉर्मेशन किसी और जगह से गैदर करके प्रोडक्ट्स डेवलप करती हैं. यू मे बी एबल टू डिस्कस द यूज ऑफ एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एक्विजिशन, किसी कंपनी को एक्वायर कर लेना. जॉइंट वेंचर्स, दो कंपनीज का आपस में मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे जॉइंटली काम करना. स्ट्रेटजिक अलायंस, दो कंपनीज का मिलकर किसी स्ट्रेटजिकली कोई अलायंस क्रिएट करना. इसका क्या इंपॉर्टेंस है फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन करनी है. देन यू मे बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग कंसेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग एंड टाइमिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन. ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने बात की थी कि आप आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू मे बी एबल टू अचीव. सो बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वी कवर्ड इन आवर लास्ट लेक्चर नंबर 21 में हमने क्या कवर किया था, क्या बात की थी, क्या हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे अपने लेक्चर नंबर 21 में. हमने स्टार्ट किया था इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इनटू फॉरेन मार्केट्स की डिस्कशन से. पहले तो बात यह कि न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं उसमें न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए, जिसमें सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम देख लेते हैं कि वो क्या थे. उसमें हेड ऑफिस हो सकता है सोर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वहाँ से आइडिया जनरेट हो सकता है. लीड मार्केट से आइडिया आ सकता है, उस या कंपनी की सब्सिडरी से आ सकता है. आप न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं बाय परचेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इंपोर्टिंग न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी. ये आपको हेल्प कर सकती है न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन में. आप एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, कंसोर्शिया
अलाइंसेस वगैरह की हेल्प से न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस क्या न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए, उसमें एक्सटेंशन है, अडेप्टेशन है, इन्वेंशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं, ये स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हैं। एनालिटिकल डायमेंशंस क्या है न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन की, इसमें प्रोडक्ट फंक्शन एंड नीड सेटिस्फाइड थी, कंडीशंस ऑफ प्रोडक्ट यूज़ एंड एबिलिटी टू बाय, ये थी एनालिटिक डायमेंशंस। देन न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में कैसे डिफरेंट हमें कंसेप्ट फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसमें कंसेप्ट टेस्ट था, टेस्ट मार्केट था, टाइमिंग एंड कंट्री सिलेक्शन था। ये न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन के सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्लोबल प्रोडक्ट्स, कैसे आप सिलेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स आपको हेल्प करते हैं इसमें डिसाइड करने में। देन इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इनटू फॉरेन मार्केट्स में हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, कि ट्रेडिशनली a company follows one of three basic strategies when introducing products into foreign markets। 3 strategies हैं जो कि यूजुअली हम यूज़ करते हैं, और sometimes company one of these 3 strategies फॉलो करती है। ए कंपनी कैन परस्यू एन एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। अब एक्सटेंशन स्ट्रेटजी क्या होता है? एक्सटेंशन स्ट्रेटजी मीन्स कि अडॉप्टिंग द सेम अप्रोच एज इन द होम मार्केट। आप जैसी प्रोडक्ट होम मार्केट्स में है, जैसे डिज़ाइन होम मार्केट्स में, जैसे फंक्शन, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स आपकी प्रोडक्ट्स के होम मार्केट्स में, आप सेम प्रोडक्ट विद नो मॉडिफिकेशन, नो चेंजिंग, नो अल्टरेशन आप वो लॉन्च करते हैं इन फॉरेन मार्केट्स। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। अल्टरनेटिवली आप जो स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं वो उसको हम अडेप्टेशंस पॉलिसी कहते हैं, वेयर इन कंपनी मेक सम चेंजेस टू फिट द न्यू मार्केट रिक्वायरमेंट्स। वहाँ पे ये होता है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग्स लेकर आती है, उसमें मॉडिफिकेशंस लेकर आती है। अब जो रिक्वायरमेंट्स है ना आपकी फॉरेन मार्केट्स के, बेस्ड ऑन दैट आप अडेप्टेशन करते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर। व्हेन एन एंटायरली न्यू अप्रोच इज रिक्वायर्ड, कंपनी कैन अडॉप्ट एन इन्वेंशन स्ट्रेटजी। अब उसमें क्या होता है, आपकी कंपनी ब्रांड न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ जो ऑर्डिनरी है, कंप्लीटली न्यू ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना सकती है या लॉन्च करने के लिए जो जहाँ पे रेडिकल इनोवेशन रिक्वायर्ड होती है, इसको हम इन्वेंशन स्ट्रेटजी कहते हैं। अब ये 3 स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की हैं, जिस एक्सटेंशन, अडेप्टेशन एंड इन्वेंशन। अब ये फर्दर रिफाइन हम कर सकते हैं इनको इनटू 5 ऑप्शंस, जो कि हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, दैट वाज प्रोडक्ट एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। अब उसमें यह था कि 1 एक्सटेंशन स्ट्रेटजी इट कॉल्स फॉर मार्केटिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट विद सेम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अक्रॉस द ग्लोब। आप करते ये हैं कि आपकी प्रोडक्ट भी स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं और कम्युनिकेशन भी स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। मतलब ये कि जैसी प्रोडक्ट आपकी होम कंट्री में, बाकी कंट्रीज में भी वो प्रोडक्ट वैसी ही होती है, और जो मैसेज है अक्रॉस ऑल कंट्रीज दैट वुड बी सेम, वो मैसेज भी सेम होता है। आपका कम्युनिकेशन, जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हैं आपकी सेम होती हैं, कोई उसमें चेंजिंग्स आप नहीं लेकर आते। अगरचे कि ये स्ट्रेटजी बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, बट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ये इतनी फिजिबल नहीं होती। दो कि आप इस पे पैसे बचा लेते हैं, आपको एक ऐड बनाना पड़ता है जो अक्रॉस द ग्लोब आप यूज़ कर सकते हैं। एक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट है जो अक्रॉस द ग्लोब आप सेल करते हैं, उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होता है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती है। पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होने का ये बेनिफिट है कि आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं, आपकी प्राइसेस भी प्रोडक्ट की डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए इतनी फिजिबल नहीं है। कुछ वो हैं एक्सेप्शंस हैं, कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए वर्क करती है। इसमें एक्सेप्शंस जो इंक्लूडेड हैं, इट इंक्लूड्स सॉफ्ट ड्रिंक एंड सम लग्जरी गुड फर्म्स इंडस्ट्रीज हैं। ये अब सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि सऊदी अरेबिया में, वैसे ही पाकिस्तान में और वैसे ही चाइना में आप सेल कर सकते हैं। और लग्जरी जो गुड्स हैं, लाइक आपकी लग्जरी रिस्ट वॉच है, वो लग्जरी परफ्यूम्स हैं, लग्जरी आपके क्लोथिंग्स हैं, ये और लग्जरी बैग्स वगैरह हैं। ये अक्रॉस द ग्लोब आप विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आप सेल करते हैं और कर सकते हैं। कॉस्ट, इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि विद अ ग्रेटर होमोजेनिटी ऑफ बायर्स इंटरनेशनली ऑफर समवट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्ट्रेटजी।
इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं वहाँ पे आप प्रोडक्ट एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। आप जनरेटर हैं वो अक्रॉस द ग्लोब आप एक ही काइंड के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सकेवेशन मशीन्स हैं, एक्सकेवेशन के लिए जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, ये अक्रॉस द वर्ल्ड आप सेम यूज़ कर सकते हैं। उसकी कम्युनिकेशन में भी कोई आपको चेंजिंग नहीं करनी। बट यहाँ पे पी एक्सटेंशन स्ट्रेटजी इज़ फॉर फ्रॉम नॉर्म। कंपनीज यूजली एक्सटेंशन स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करती। कंपनीज कोशिश करते हैं कि अडेप्ट करें अपनी कम्युनिकेशन, अपनी प्रोडक्ट्स को टू द कंट्री जहाँ पे वो इनको लॉन्च करने जा रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस स्ट्रेटजी की जो है इट शुडंट बी अंडरएस्टिमेटेड। हाउएवर एक तो ये बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, इस चीज़ को आप अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे, ना ही करना चाहिए। आपकी अच्छी खासी इसमें कॉस्ट, आपका पैसा इसमें सेव होगा इस ऑप्शन में, प्रोडक्ट एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन में। अब प्रोडक्ट अडेप्टेशन जो है इसमें एडिशनल आपकी रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी। एक्सपेंसेस इस पे लगते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और टूलिंग कॉस्ट होती है। अब प्रोडक्ट एडेप्टेशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अलाउ नहीं करता, जो कि जितना कि आपको एक्सटेंशन स्ट्रेटजी अलाउ करती है। सेविंग्स कैन आल्सो बी रियलाइज्ड फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ सिंगल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। अब आप देखें इस स्ट्रेटजी में आपका ऐड भी एक ही बनता है, आपको सेवरल एडवर्टीजमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक ही ऐड, एक ही 2-3 किस्म के एड्स जो कि क्रॉस द ग्लोब आप चलाते हैं वो आप बना लेते हैं विद सम ट्रांसलेशन, जो कि अगर अरब में है तो अरबी, चाइना में चाइनीज़, जापानीज़ में, जापान में है तो जापानीज़, और पाकिस्तान में उर्दू वगैरह, थोड़ी सी ट्रांसलेशन वगैरह की आपको वो करनी पड़ती हैं। बाकी आपका ऐड सेम होता है, वहाँ से भी आपको सेविंग होती है। और इकॉनमीज़ ऑफ स्केल जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा होता है, वहाँ से आपको सेविंग होती है। यहाँ पे आपकी सेविंग्स अच्छी खासी होती है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटर्स जो है दे शुड कंसिडर द एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट ऑन डिमांड इन फॉरेन मार्केट इफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट फुली सूटेड टू लोकल टेस्ट और प्रेफरेंसेस। तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी प्रोडक्ट लोकली लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, उनके प्रेफरेंसेस के से मैच नहीं करती, तो प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। तो फॉर दैट रीज़न ये स्ट्रेटजी एक्सटेंशन वाली थोड़ी सी रिस्की है, इस पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये रिजिडली इन्फोर्सिंग करना प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सटेंशन पॉलिसीज को, उसके डिजास्टरस रिजल्ट हो सकते हैं। इट कैन लीड टू डिजास्टर एंड सच पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड ओनली इफ रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट फंक्शन, कंज्यूमर नीड्स एंड यूज कंडीशन एंड एबिलिटी टू बाय आर मेट। अगर ये 4 कंडीशन सेम हैं तब आप एक्सटेंशन करें, उस प्रोडक्ट को एक्सटेंशन के बेस पे सेल करें, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम इट। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ऑप्शन नंबर 2 जो कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन कम्युनिकेशंस एडेप्टेशन था। हमने वहाँ पे बात की थी कि जब कंज्यूमर्स की रीजंस फॉर बाइंग अ प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम country to country, but the use condition and standards remain identical. The same product can be marketed, but with a change in communication strategy. यहाँ पे यह है कि प्रोडक्ट तो आपकी सेम होगी, स्टैंडर्ड होगी, एक्सटेंशन होगी उसकी, बट कम्युनिकेशन में आपने अडेप्टेशन करना है। कम्युनिकेशन आपने जो आपके एडवर्टीजमेंट्स होंगे, जो आपकी प्रमोशनल आपकी टेक्निक्स होंगी, उसमें आपको मॉडिफिकेशन लेकर आनी है, बट प्रोडक्ट आपकी मोर और लेस सेम ही होगी। जैसे कि बाइसिकल है, अब यूज़ कंडीशन ऑफ बाइसिकल्स एंड बाइक्स कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। पाकिस्तान में बाइसिकल्स एंड बाइक्स को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूट, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इन वेस्टर्न कंट्रीज इसको यूज़ किया जाता है फॉर लेयर एक्टिविटी। वहाँ पे इसको फॉर द सेक ऑफ आप यूज़ करते हैं रिक्रिएशन इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके में। अब वहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे तो चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट कम्युनिकेशन में चेंज करना पड़ेगा आपको। कम्युनिकेशन में पाकिस्तान में आपको बताना होगा कि इट इज़ गुड वे टू कम्यूट, बट वहाँ पे बताना होगा इट इज़ गुड रिक्रिएशनल टूल, जो आपको इट इज़ फन, इट विल बी गुड इन वे कि आप इंजॉय कर सकते हैं अपने आप को विद द हेल्प ऑफ बाइसाइकिल्स एंड मोटरसाइकिल। अब ये स्ट्रेटजी भी क्वाइट
कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ज़्यादा पैसा आप सेव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट एक्सटेंशन। थोड़ा बहुत आपका सेविंग्स आपकी सफ़र होंगी जब आप कम्युनिकेशन को अडाप्ट करते हैं, बट वहाँ पे भी आपको ये एक बेनिफिट है कि बहुत ज़्यादा पैसा आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 थी प्रोडक्ट अडेप्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सटेंशन। यहाँ पे हमने बात की थी कि प्रोडक्ट आपका अडेप्ट होगा, प्रोडक्ट आपका चेंज होगा, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस आएंगी, उसमें आप चेंजिंग्स लाते रहेंगे, बट कम्युनिकेशन विल स्टे द सेम। कम्युनिकेशन में कोई इतनी खास चेंज नहीं आएगी, आप कम्युनिकेशन को वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे दिस स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट है जब फिजिकल इवेंट सराउंडिंग प्रोडक्ट यूज वेरीज बट सोशियो कल्चरल इवेंट इन द सेम इज द सेम एज इन द कंपनीज होम मार्केट, जहाँ पे आपकी फिजिकल यूज कंडीशंस वो चेंज होती हैं बट आपकी जो है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट आपकी डोमेस्टिक मार्केट का और फॉरेन मार्केट का सेम है। तो ये हमने बात की थी कि ये आप प्रोडक्ट अडेप्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सटेंशन स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं। ऑल्दो के आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ये आपके लिए क्वाइट एक्सपेंसिव होगा, इट विल कॉज सम लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, आपका पैसा इस पे लगेगा, बट यू वुड बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट्स। अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, अगर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। देन हमने फोर्थ ऑप्शन हमने जो डिस्कस की थी दैट वाज प्रोडक्ट अडेप्टेशन, कम्युनिकेशन अडेप्टेशन। यहाँ पे टोटली आप न्यू मॉडिफाइड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो कि फॉरेन मार्केट्स में आप लॉन्च करते हैं, एंड आपकी कम्युनिकेशन भी चेंज होती है, यहाँ पे बोथ थिंग्स चेंज होती हैं। सो a strategy of dual adaptation is generally favored for a product when both use conditions and socio-cultural concerns vary among markets. A manufacturer of processed soup may vary its product on the basis of cultural taste as well as market norms. It might sell condensed soup in some markets and powdered soup in others. The manufacturer's communication strategies are also likely to vary with the role of soup plays in each culture. एक कल्चर में हो सकता है वो बताए कि it is healthy थिंग जो कि आपके फूड के तौर पे आप यूज़ करते हैं, हेल्थ न्यूट्रिशनल उसके फैक्ट्स बताएगा, और दूसरे कल्चर में हो सकता है वो बताए कि यार ये टाइम सेविंग है, जल्दी बनाया जा सकता है, आपका वक्त वो बचाएगा, और किसी और कल्चर में वो बता सकता है कि ये चीप एक चीज़ है जो लेस कॉस्टली है, आपको पैसे बचेंगे अगर आप बाय करते हैं और ये खाते हैं या पीते हैं। देन हमने ऑप्शन नंबर 5 डिस्कस की थी जिसमें प्रोडक्ट इन्वेंशन था कि विद द एबिलिटी टू परचेज अ प्रोडक्ट इज जनरली वांटिंग, सम कंपनीज हैव इलेक्टेड टू रीइन्वेंट द प्रोडक्ट्स यूजुअली बाय रीडिजाइनिंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट टू अ लोअर लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। वहाँ पे ये है कि कंपनीज ने ये किया कि अपनी प्रोडक्ट को लेस कम्प्लेक्स बना के और चीपर वर्जन उनके लॉन्च करके प्रोडक्ट को रीइन्वेंट करके लॉन्च किया है। सो ये हमारे पास हमने कुछ ऑप्शंस डिस्कस किए थे रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन इनटू फॉरेन मार्केट्स। इसके बाद हमने डेवलपिंग अ ग्लोबल प्रोडक्ट पे डिस्कशन की थी जिसमें हमने बात की थी कि फर्म्स इंक्रीजिंगली एक्सपीरियंस कर रही है प्रेशर फॉर कॉस्ट रिडक्शन इन ऑर्डर टू रिमेन कम्पेटिटिव। कॉस्ट बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से प्राइसेस प्रोडक्ट्स की बढ़ती हैं, लेकिन कंज्यूमर दे स्टिल वांट द प्रोडक्ट ऑन ओल्ड प्राइसेस। सो यहाँ पे ये है कि कंपनीज आर फोर्स टू मेंटेन द प्राइसेस एंड दे आर फोर्स टू फाइंड द वेज टू कट देयर कॉस्ट। वहाँ पे उनको प्रेशर फील होता है कि हाउ टू कट देयर कॉस्ट। सो देयर आर रिलेटिवली फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोड्यूसिंग कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स सेल करें तो उसमें ये चांसेस हैं कि उनकी कॉस्ट कम होगी, बट इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स सेल नहीं कर पा रही हैं बिकॉज कल्चरल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस और सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे कस्टमर दे डिमांड के प्रोडक्ट्स उनको जो ऑफर की जाए वो अडेप्टेड होनी चाहिए, उनके टेस्ट और उनकी प्रेफरेंस से सूटेड होनी चाहिए। इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारी फर्म्स वो एम्प्लॉय करती हैं एक न्यू स्ट्रेटजीज को जिसको हम ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नाम देते हैं। इन ग्लोबल प्रोडक्ट्स अ पोर्शन ऑफ द फाइनल डिजाइन इज स्टैंडर्डाइज्ड, हाउएवर द डिजाइन रिटेन सम फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट एंड प्रोडक्ट कैन बी टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स। इसमें यह है कि वो डिजाइन इस तरह किया जाता है कि उसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज रहेंगी, जो कि अंडर द हुड चीजें वो स्टैंडर्डाइज
स्टैंडर्डाइज रहेंगी, बाकी चीज़ें वो ऐसी होंगी जो कि ईजिली कस्टमाइजेबल होंगी, जहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इनकर नहीं होंगे। सो एक तो बेनिफिट ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हमारी कॉस्ट सेविंग होगी, और दूसरा बेनिफिट ये है कि अडेप्टेशन भी हम उसमें नेसेसरी ले आएंगे, और उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी प्रोडक्ट्स सेल होंगी। अब दिस रिप्रेजेंट्स अ मूव टू स्टैंडर्डाइज as much as possible those areas involving common components or parts। ये अब मूव ऐसी है जहाँ पे आपने मैक्सिमम स्टैंडर्डाइजेशन लानी है कॉमन पार्ट्स एंड उस एरिया में जहाँ पे आ सकती है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में आई थी वो थी मॉड्यूलरिटी। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ था, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मॉड्यूल्स दैट कैन इजीली बी कनेक्टेड विद अदर स्टैंडर्डाइज्ड मॉड्यूल्स टू इंक्रीज द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें यह था कि चंक्स में प्रोडक्ट्स बनाई गई थी, चंक्स में मॉड्यूल्स बनाए गए थे मॉड्यूलरिटी की हेल्प से, जो कि डिफरेंटली अरेंज किए जा सकते हैं, रीअरेंज किए जा सकते हैं। अब ये एक तो ये कि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई, बट आल्सो उसमें रीअरेंजमेंट की वजह से जो असेंबली की जा सकती है प्रोडक्ट की वो मॉडिफाइड की जा सकती है। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि आपकी कॉस्ट भी सेव होगी। आपकी अडेप्टेशन प्लस स्टैंडर्डाइजेशन दोनों हैंड इन हैंड वो चलना शुरू होगी। सो बेनिफिट्स ऑफ बोथ स्टैंडर्डाइजेशन एंड अडेप्टेशन आपकी कंपनीज एंजॉय कर सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक्स which we will be covering today. Today we will talk about new products development process for global markets. Developing new products or services for global markets pose unique challenge. Developing new products or services for global markets poses unique challenges to a firm. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं फर्म्स को जब वो डेवलप कर रही होती है न्यू प्रोडक्ट। अब इन कंट्रास्ट टू अ स्ट्रिक्टली डोमेस्टिक कंपनी, इंटरनेशनल फर्म्स दे कैन असाइन डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी वन ऑफ देयर ऑफन न्यूमरस इंटरनेशनल सब्सिडरीज। अब जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि या तो वो हेड ऑफिस को अपॉइंट कर सकती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, या वो हेड ऑफिस को कह सकती हैं कि यू कैन वर्क विद अदर सब्सिडरीज और you can come up with new product, और वो subsidiaries को कह सकती हैं कि you are the responsible for new product development। so उनके पास options बहुत सारी हैं जिसमें से कोई भी utilize कर सकते हैं। इसके अलावा aside from the questions of who should perform development work, there are organizational problems to overcome that pertain to participation by experts in many subsidiaries। अब इसके अलावा कि कौन करेगा डेवलपमेंट वर्क, इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम होती है कि एक्सपर्ट्स जो बहुत सारी सब्सिडरीज में से होंगे उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी टीमिंग और टीम डायनामिक्स से रिलेटेड मैनेजमेंट के बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ्यूचर सक्सेस किसी भी इंटरनेशनल फर्म की वो डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा कि किस तरह आप ग्लोबल स्केल पे न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं फॉरेन मार्केट्स के लिए। आज वो कंपनीज आप देख रहे होंगे ग्लोबल अरीना में फाइटिंग विद ईच अदर, जो कि बहुत सारी न्यू प्रोडक्ट्स के साथ एग्जिस्ट करती हैं। नोकिया की डिक्लाइनिंग सेल्स इसी रीज़न की वजह से थी कि उनकी न्यू प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली डेवलप नहीं हो सकी। बहुत सारी कंपनीज लाइक आईफोन जो कि ब्रांड है एप्पल का, एप्पल कंपनी का, अब उसकी देखें सक्सेस इज attributed towards its development of new products, development of new design and strategically launching their product in the foreign markets. इसके अलावा एप्पल की ज़्यादा सक्सेस इज़ ड्यू टू द रीज़न कि उसकी बहुत इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स जो आती रही हैं, उसकी आईपॉड, मैकिंटॉश, उसकी मैकबुक्स, उसका आईफोन, ये सारी प्रोडक्ट्स उसके लिए बहुत वैल्यूएबल प्रूफ हुई। सैमसंग को अगर आप देखें तो उसकी न्यू प्रोडक्ट्स वर द ओनली रीज़न कि आज वो लीड कर रही है। उसके स्मार्टफोन्स, उसकी इसके अलावा जो सैमसंग की बाकी प्रोडक्ट्स हैं, ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट्स हैं, दोज आर द लाइफ ब्लड फॉर सैमसंग। नोकिया, ब्लैकबेरी जैसी कंपनीज के डिक्लाइन की रीज़न उनकी न्यू प्रोडक्ट्स ना होना और उनकी न्यू प्रोडक्ट्स के लॉन्चिंग में उनकी टाइमिंग करेक्ट ना होना इज दोज फैक्टर्स जो आर दोज फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर डूम।
सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो आपकी कंपनी जो फॉरेन मार्केट्स में डेवलप करना चाहती है प्रोडक्ट उसके पास हैं, जिसमें द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेड ऑफिस स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिससे आप कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट को डेवलप। अब यहाँ पे हम बहुत सारी कंपनीज करंटली engage in research and development on a global scale originally conducted their development efforts strictly in centralized facilities in the firm's domestic market। बहुत सारी कंपनीज जो कि न्यू प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, दे डेवलप दोज प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ R&D, और वो स्ट्रिक्टली अपने डोमेस्टिक मार्केट में इस तरह के ऑपरेशंस करती हैं। उनके हेड ऑफिस के अंडर होते हैं ऑपरेशंस, R&D की फैसिलिटीज। अब R&D का काम इज नॉट चीप, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आपको लैब्स रिक्वायर्ड होती हैं, आपको रिसर्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं, साइंटिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, टेक्नीशियंस रिक्वायर्ड होते हैं, और इसके मार्केटिंग का स्टाफ आपको रिक्वायर्ड होता है। सो बहुत सारी कंपनीज के पास R&D नहीं होती, लेकिन जिनके पास R&D होती है समटाइम्स हेड ऑफिस उसको मॉनिटर कर रहा होता है, स्पॉन्सर कर रहा होता है, और वो डोमेस्टिक मार्केट में स्ट्रिक्टली इन फैसिलिटीज़ को कंट्रोल करके न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। आज भी बहुत सारी लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का जो पैसा ज़्यादा स्पेंड होता है इंटरनेशनल फर्म्स करती हैं, ये जाता है फॉर द सपोर्टिंग एफर्ट्स इन डोमेस्टिकली लोकेटेड फैसिलिटीज़ को। आप ज़्यादातर जो पैसा स्पेंड कर रहे होते हैं ये डोमेस्टिक फैसिलिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए जाता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि मोस्ट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ वो फर्स्ट डेवलप किए जाते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट के। आप वो डेवलप जो करते हैं आप न्यू प्रोडक्ट्स, वो आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट को कंसिडर करके कर रहे होते हैं। आपके जहन में आपकी डोमेस्टिक मार्केट्स होती हैं, आप प्रोडक्ट उनके लिए बना रहे होते हैं। अब इनिशियल इंट्रोडक्शन जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में होता है, होम में होता है, इट इज़ फॉलोड बाय फेज इन इंट्रोडक्शन टू कंपनीज फॉरेन मार्केट्स। उसके बाद आप इनिशियल इंट्रोडक्शन आप कराते हैं प्रोडक्ट्स अपनी डोमेस्टिक मार्केट में, होम मार्केट में, एंड देन आफ्टर दैट अगर उसको सक्सेस होती है आप देन उसको लॉन्च करते हैं इन स्टेजेस इन फॉरेन मार्केट्स में। अब क्या रीज़न है इस ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए? इसमें सेवरल रीज़न है इट्स फॉर adopting this traditional approach. First one is research and development must be integrated in firm's overall marketing strategy. आपकी marketing strategy should fuel the research and development. आपकी marketing strategy should give the direction to research and development. आप research and development ऐसे नहीं कर सकते कि आप लैब में एंटर हो गए एंड विदाउट कंसिडरिंग व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट is the direction of the company, where it wants to be in 20 years. आप इन क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किए बगैर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। कंपनी के स्ट्रेटजिक डिसीजंस को अंडर कंसिडरेशन रख के आपको R&D के ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ता है, रन करना पड़ता है। अब दिस रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स एंड इंटरफेसिंग बिटवीन R&D फैसिलिटीज एंड कंपनीज मैन ऑफिस। अब आप डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक होम कंट्री में आप R&D इसीलिए रखते हैं कि अब ये आपका पर्पस होता है कि आप स्ट्रेटेजिकली आप मैनेज करें R&D को। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी होम जो हेड ऑफिस है और उसके R&D के लोगों का आपस में कम्युनिकेशन रेगुलरली रहे। फॉर दैट रीज़न हेड ऑफिस के करीब R&D की फैसिलिटी आपको हेल्प करती है कि आप मेन ऑफिस से सुपरवाइज कर सकें R&D को। अब इस तरह के कॉन्टैक्ट्स जो है ये मेंटेन किए जा सकते हैं वेरी इजीली विद क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अगर कंपनी की R&D फैसिलिटी एंड मैन ऑफिस करीब हैं तो वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज दे सेंट्रलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिकॉज दे आर कंसर्न दैट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विल रिजल्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्प्रेड और सेवरल सब्सिडरीज। अगर आप R&D के फंक्शन को हर सब्सिडरी पे स्प्रेड कर देते हैं, ब्राज़ील में जो सब्सिडरी है वो भी R&D कर रही है, USA में जो सब्सिडरी है वो भी कर रही है, एंड मैन ऑफिस वाले भी कर रहे हैं, तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होंगी, आपकी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा निकलेंगे, एंड उसका रिजल्ट ये भी निकल सकता है कि वेरी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आ रहे हों, और उनमें से कुछ वर्जन्स ऑफ द प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आपके लिए स्ट्रेटजिकली इतने यूजफुल भी ना हो। सो आप उसको कंसंट्रेट करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं R&D के फंक्शन को इन हेड ऑफिस। सेंट्रलाइज R&D समझी जाती है कि इट विल मैक्सिमाइज रिजल्ट्स फ्रॉम स्कार्स रिसर्च फंड्स। अब रिसर्च फंड्स बहुत थोड़े होते हैं, अगर सेंट्रलाइज्ड है तो उसके रिजल्ट
अच्छे निकलेंगे, आपका फंड अच्छा स्पेंड हो रहा। एक फाइनल जो इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर सेंट्रलाइजेशन इज़ द कंपनीज एक्सपीरियंस इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट। अब कंपनी का एक्सपीरियंस जो डोमेस्टिक मार्केट है, ये भी एक ऐसा रीज़न है कि आप सेंट्रलाइज्ड R&D फैसिलिटी को ऑप्ट करते हैं। टिपिकली domestic market is very important to the company, and in case of international companies based in developed countries जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, जापान है, इट इज़ ऑफन लार्जेस्ट मार्केट एज वेल। आपकी डोमेस्टिक मार्केट एक तो आपका ये फोर्ट्रेस होता है जिसको आप चाहते हैं कि आप डिफेंड करें, दूसरा ये आपके लिए कंट्रीज़ जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हैं, आपके कंट्रीज़ लाइक जर्मनी है, जापान, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ उसको डिफेंस करें, डोमेस्टिक कंट्री को अपने उसको लीड करें उस पर। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि न्यू प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स एंड R&D फैसिलिटीज देयरफॉर शुड बी क्लोज बाय। आप फोकस करते हैं अपनी नीड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, प्रेफरेंसेस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, जो डोमेस्टिक कस्टमर है उसकी नीड एंड प्रेफरेंसेस को आप फोकस करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप R&D फैसिलिटीज़ आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, आपके करीब हों, ताकि आप डोमेस्टिक मार्केट्स को समझ सकें और अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। ट्रेडिशनली द लेवल ऑफ R&D इन अ कंपनी और कंट्री हैज़ बीन कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आपके R&D की जो फैसिलिटीज़ हैं और लेवल है किसी भी कंट्री में, किसी भी कंपनी का या कंट्री का, वो बेस्ट इंडिकेटर होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। मिसाल के तौर पे जिलेट का ग्लोबल सक्सेस इज़ द रिजल्ट ऑफ हेफ्टी R&D इन्वेस्टमेंट। अब जिलेट जो है लीडिंग ब्रांड है इन शेविंग इक्विपमेंट, जेल्स, फोम्स, रेजर्स वगैरह ये बना रहे हैं। जिलेट के आप बहुत सारी प्रोडक्ट शेविंग से रिलेटेड देख रहे हैं, इनके ब्लेड्स हैं, इनके रेजर्स वगैरह। सो ये R&D का रिजल्ट है, उसकी हैवी स्पेंडिंग और R&D, दैट इज़ द वन फैक्टर जिसने जिलेट को उतना बड़ा ब्रांड बनाया। उनके CEO क्या कहता है, ही सेज दैट गुड प्रोडक्ट्स कम आउट ऑफ मार्केट रिसर्च, ग्रेट प्रोडक्ट्स कम आउट ऑफ R&D। अब गुड प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट है, बट ग्रेट प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लैब में काम कर रहे होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे उस काम को हैंडल करें, कैसे आप उस काम को मैनेज करें। अब जिलेट इट इंट्रोड्यूसेस अबाउट 20 न्यू प्रोडक्ट्स पर ईयर। हर साल ये 20 न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर आता है जो कि ज़्यादातर सक्सेसफुल ही होती हैं। अब एक रिसेंट मेजर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन जो था उसका जो मैक 3 शेविंग सिस्टम था बैक इन 2004-3 से पहले ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इट कॉस्टेड अबाउट 750 मिलियन टू रिसर्च एंड डेवलप। ये इसका 750 मिलियन ऑलमोस्ट नियर टू, अगर आप देखें, बिलियन ऑफ रुपीस उस पे स्पेंड हुए फॉर दिस मैक 3 शेविंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन में। स्टिल एक स्टडी ने फाउंड किया कि although इन्वेस्टमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वर वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट वाज द डिफिजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एक तो ये ठीक है कि बात के R&D बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिफिजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कि कितना इजीली लोग अडॉप्ट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी, कितना जल्दी अडॉप्ट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर मैनी गुड रीजंस फॉर सेंट्रलाइजिंग प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट एट द कंपनीज हेड ऑफिस, बट इट रिमेन्स चैलेंजेस फॉर सेंट्रलाइज्ड इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफ ऑफ द फर्म टू कीप ऑल रेलेवेंट प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस इन माइंड बिफोर डिजाइन इज फ्रोजन। ये एक इम्पोर्टेंट इशू है जो कि उन्हें देखना पड़ता है। एक्सपीरियंस ये बताता है कि लेटर चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन कैन बी एक्सपेंसिव। आपका R&D का स्टाफ जब डेवलप कर रहा होता है प्रोडक्ट, दे हैव टू कीप इन माइंड के आपको फ्यूचर में मॉडिफिकेशन लाना पड़ेंगी, चेंजिंग्स लाना पड़ेंगी जब आप किसी और कंट्री में उसको लॉन्च करने जा रहे होंगे। अब बाद में अगर मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजिंग्स करते हैं, देन वो प्रॉब्लम होगी और उस पर अच्छा खासा स्पेंडिंग भी आएगी, एक्सपेंसिव है। टू कीप अ प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल इन मैनी और ऑल रेलेवेंट मार्केट्स फ्रॉम द आउटसेट रिक्वायर्स द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टाफ टू बिकम ग्लोबलाइज्ड अर्ली इन क्रिएशन प्रोसेस। आपको अगर ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट और अपनी कंपनी और अपने ब्रांड की सुप्रीमेसी चाहिए, देन यू हैव टू थिंक ग्लोबली इनिशियल फेसेस पे। आप जब अपने R&D फैसिलिटी में काम कर रहे होंगे, डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे होंगे, यू शुडंट फॉरगेट द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ योर ब्रांड्स, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स, कि कितना ग्लोबली उसका इम्पैक्ट
होगा, कैसे वो ग्लोबली आप मैनेज करेंगे, कैसे उसमें चेंजिंग्स लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको आप स्टार्ट से ही इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, इन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। सिर्फ एक ग्लोबली थिंकिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टाफ विल इंश्योर ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएशन इन ओरिजिनल प्रोडक्ट। जो आपका R&D का स्टाफ ग्लोबल थिंकिंग वाला होगा, तो दोज पीपल हु विल बी थिंक ग्लोबली, वो ऐसे वेरिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट के साथ आएंगे विच लेटर में बी मॉडिफाइड, विच लेटर कुड बी मॉडिफाइड एंड उसमें चेंजिंग्स ला सकेंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट globally acceptable हो। Then the international lead markets and research and development है कि participation in lead markets is always very important part of global strategy. In general, a lead market is a market whose level of development exceeds that of the markets in other countries worldwide and whose development tend to set a pattern for other countries. Lead markets वो मार्केट्स होती हैं जो कि बहुत डेवलप्ड होती हैं, जहाँ पे जो कि स्टैंडर्ड होती हैं, सेट करती हैं स्टैंडर्ड फॉर अदर मार्केट्स, जो कि ट्रेंड्स को अडॉप्ट करने में सबसे पहले होती हैं और सबसे पहले वो ट्रेंड सेट करती हैं। ये इन्वेंशंस के लिए सबसे बड़ी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आप न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें तो वो डिफ्यूजन उसकी जल्दी होती है। लीड मार्केट्स जो हैं ये आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एज एम्बॉडीड इन प्रोडक्ट हार्डवेयर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करें तो ये उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगी। यूजुअली रिस्क टेकर्स होते हैं, ज़्यादातर ये जल्दी एक्सेप्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। द कंसेप्ट कवर्स डेवलपमेंट इन डिज़ाइन, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, पैटर्न्स इन कंज्यूमर डिमांड एंड मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। इन तमाम चीज़ों में लीड मार्केट्स में प्रोसेसेस बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। Therefore, virtually every phase of company's operation is subject to lead market influence. Although those focusing on technological developments are of special importance, usually तमाम aspect of product development वो important है, वो focus के लिए ज़रूरी है, but technological developments ये ज़्यादा important है as compared to other aspects of product development. In the middle of 20th century, जो United States था, it achieved a position of virtual dominance as a lead market. Not only were US products the most advanced with respect to features, function and quality, but they also tended to be marketed to the most sophisticated and vast consumer and industrial buyers. अब US ने in the middle of 20th century उसने लीड मार्केट का स्टेटस अचीव कर लिया, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एफर्ट्स थी, जिसकी वजह उसकी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ सोफिस्टिकेटेड थी बट आल्सो लोगों ने इनको अडॉप्ट भी किया। यूएस को ये एडवांटेज जो था, इट वाज पार्शली बेस्ड ऑन सुपीरियर प्रोडक्शन मेथड्स, especially the pioneering of mass production in the form of assembly line. अब यूएस को जो एडवांटेज, तो एक तो उसके प्रोडक्शन मेथड बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, प्रोडक्ट बहुत सोफिस्टिकेटेड था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें मास प्रोडक्शन का भी था कि ये प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये ज़्यादा डेवलप की जाती थी जो कि मास असेंबली लाइनिंग की वजह से थी। यूएस का ये जो एडवांटेज था एक्सटेंडेड टू द मैनेजमेंट मेथड्स इन जनरल एंड पार्टिकुलरली टू एक्सेस टू न्यू कंज्यूमर्स। अब ये एडवांटेज उसने देन मैनेजमेंट के मेथड्स में भी इनकॉर्पोरेट किया और लर्निंग वहाँ पे भी की, और कैसे कस्टमर को टारगेट किया जाता है, न्यू कस्टमर को, ये सारी थिंग्स उन्होंने अंडर कंसिडरेशन करके अपनी डेवलपमेंट की। द रैपिड जो कि था development of US based multinational firm, it was considerable degree due to the exploitation of these advantages in applying US development abroad in creating extensive networks of subsidiaries across a larger number of countries. अब ये जो US की firms की थी, इनकी supremacy in all over the world was due to incorporation of these development methods जो कि US ने adopt किए थे in their domestic markets. अब Coca-Cola all over the world is leading beverage, Gillette P&G के बाकी ब्रांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लीडिंग है। यूएस की बहुत सारी कंपनीज, फोर्ड, शेवरले, जनरल मोटर्स एंड बहुत सारे ब्रांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आज भी लीड कर रहे हैं। फास्ट फूड भी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस का ही लीड कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल आईटी से रिलेटेड कंपनी भी अगर आप देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस ही की लीड कर रही हैं। बट ये जो ओवरवेलमिंग लीड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ओवर अदर कंट्रीज थी, ये
it didn't last forever in some industries. Foreign competitors जो कि US के थे वो यूरोप से एंड जापान से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की एंड इसने बहुत सारे जो एडवांटेजेस यूएस फर्म्स को थे उनको एरोड कर दिया. इसका रिजल्ट ये निकला कि नो कंट्री और मार्केट नो यूनिलैटरली डोमिनेट्स द वर्ल्ड इकॉनमी. अब सिर्फ कोई एक कंट्री नहीं डोमिनेट कर रहा. अब तो बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो जापान के भी बहुत फेमस हैं, चाइना भी डोमिनेट कर रहा है, जर्मनी डोमिनेट कर रहा है, यूके डोमिनेट कर रहा है, फ्रांस डोमिनेट कर रहा है, स्विट्जरलैंड डोमिनेट कर रहा है. सो टुडे इंस्टेड ऑफ dominating the globe in all sectors, companies जो हैं, countries जो हैं, they are focusing on dominating certain niche. किसी niche में अपने आप को dominate करने की कोशिश कर रही है. Although United States may have lost its lead, but still in some segments industries में आज भी उसकी lead है, जिसमें steel, television, radios, shoes, textiles and automobiles. इसके अलावा इसकी लीड है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोसाइंसेज एंड एरोस्पेस. आज भी ये इस इंडस्ट्रीज में ये लीड कर रहा है, बट इट्स लीड इज इन थ्रेट इन इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, रेडियोस, टेलीविजन, स्टील. वहाँ पे इसकी लीड अब नहीं रही. वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो कि जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और इंडिया अलॉन्ग विद यूके और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अदर कंपनीज जो हैं वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. जनरल पर्पस कंप्यूटर इंडस्ट्री रिमेन्स डोमिनेटेड लार्जली बाय यूएस कंपनीज, जिसमें आप देखें इंटेल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज सारी इन्हीं की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की हैं. IBM, डेल, एप्पल वगैरह ये जो है दो दे आर फेसिंग वेरी गुड कंपटीशन फ्रॉम NEC, फुजित्सु वगैरह जो कि जापान के हैं. बट जापान में जाकर इन कंपनीज ने थ्रेट्स की, जापानीज कंपनीज को थ्रेट्स प्रोवाइड किया. अब इसका क्या रिजल्ट निकला कि जापानीज जो कि डोमिनेट कर रही थी जापान की मार्केट को, अब दे आर नो मोर डोमिनेटिंग दैट मार्केट. यूएस कंपनीज ने वहाँ पे अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है. स्टिल जो कि फ्रेगमेंटेशन है इनकी लीड मार्केट्स की, इट हैज़ लेड टू प्रोलिफरेशन ऑफ product development centers, substantially complicating the task of keeping abreast of latest development in market demands, product design and production techniques. Even formerly developing countries such as South Korea have achieved lead market status in some categories. It was the Korean company Samsung जिसने अनाउंस किया था creation of world first next generation 1 gigabyte computer chip, a major development that is bound to change in natures of industry. अब US, जापान जैसे कंट्रीज को बहुत सारे कंट्रीज अब थ्रेट कर रहे हैं, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया आर द टॉप पे हैं. अब टू प्रॉस्पर today's increasing nationalized business climate, corporation must keep track of evolving lead market as major source of for new product ideas and production techniques. अगर आपने लीड करना है टुडे तो आपको लीड मार्केट्स में से आइडियाज़ देखने होंगे, वहाँ के कंज्यूमर क्या यूज़ कर रहे हैं वो देखना होगा, वहाँ पे कंपनीज क्या डेवलप करना चाह रही हैं, क्या करने जा रही हैं, डेवलप किस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर थिंकिंग अबाउट डेवलपिंग. ये सारी थिंग्स आपको सोचनी होंगी और इसको अंडर कंसिडरेशन रख के आपको अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप करनी होंगी. नो सिंगल कंट्री में प्ले lead role in all factors of firm business. This means that any corporate research and development effort must look for new developments abroad rather than solely in domestic market. To expose itself to lead market developments, Kodak invested in research and development center in Japan. The company hired about 100 professional researchers and directed the lab to concentrate on electronic imaging technology. Japanese and European firms have also seen the need to locate research and development facilities in lead markets. अब बहुत सारी कंपनीज को लीड मार्केट्स में ही R&D को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि लीड मार्केट was leading in terms of development, consumption, adoption of new technologies and new products. जैसे कि Nissan, they set up R&D center in Detroit, recognizing that Detroit is an important bastion of automotive industry. Nissan wanted to be there to maintain a solid global position. अब 2002 में स्विस ड्रग जायंट जो नोवार्टिस के नाम से जाना चाहता है, it announced that it would move its worldwide research headquarters to Cambridge, USA, Massachusetts में. The new center should seek to develop drugs for diabetes, cardiovascular disease and infectious diseases. अब हमारे पास एक और ऑप्शन for development of new product is
द रोल ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फॉरेन सब्सिडरीज भी आपकी प्ले करती हैं रोल. ईच ईयर जनरल मोटर्स जो है it gives what it calls awards, catering award to employees whose ideas help General Motors retain technology leadership and improve customer service or save production time and cost. अब इसमें बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के रिसर्चर्स ने एंड इंजीनियर्स ने ये अवार्ड विन किया है, जिसमें जर्मनी, जिसमें ब्राज़ील एंड इंडिया सर्विस फहरिस्त हैं. डेवलप्ड कंट्रीज के भी लोग अवार्ड ये जीते रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड जर्मनी भी इंक्लूडेड है. अब सब्सिडरीज में एज्यूम सर्टेन R&D फंक्शंस इफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर सम एडेप्टेशन टू लोकल मार्केट. अब अगर आपको अडेप्टेशन करनी है, प्रोडक्ट में अडेप्टेशन लेकर आनी है लोकल मार्केट से रिलेटेड, देन आपको R&D फंक्शंस को सब्सिडरीज की हेल्प से ही रन करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडरीज आपको आइडियाज़ देंगी. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने स्पॉन्सर किया था एक नेशन वाइड कॉन्टेस्ट रशिया में टू डेवलप रशियन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इन होप्स टू जनरेट एन अट्रैक्टिव प्रोडक्ट फॉर द रशियन मार्केट. अब उसका क्या होता है फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा हुआ कि रशियन वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हुआ, जो कि अडेप्टेड वर्जन था, जो कि रशियन कंज्यूमर के लिए बहुत ईजी था टू यूज़. द इंस्यूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज ऑफन एक्सटेंडेड टू अदर एप्लीकेशंस यूनिक टू लोकल मार्केट्स. अब इन मैनी इंस्टेंसेस however new product may prove to have potential in other markets and as a result they get transferred to other subsidiary to. आप इस subsidiary जो पाकिस्तान में है वो को डेवलप करती है मार्केट, तो दैट कुड बी यूज्ड इन अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे भी वो यूज़ की जा सकती होंगी. Foreign subsidiaries of international firms rarely play an active role in research and development unless they have manufacturing responsibilities. International firm की जो फॉरेन सब्सिडरीज हैं, अगर उनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, देन वो सब्सटेंशियल रोल प्ले कर सकती हैं. सेल सब्सिडरीज दे मे प्रोवाइड द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन with feedback on product adjustment or adaptation, but generally their participation doesn't go beyond the generation of ideas. Usually sales subsidiaries सिर्फ ideas ही generate कर रही होती हैं. They may provide some feedback about related to product adaptation and product adaptation के अलावा adjustment modification से related भी आपको provide कर सकती हैं feedback. International subsidiaries they may assume special position when lead markets change from one country to another country. अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लीड मार्केट का स्टेटस चेंज होता रहता है तो समटाइम्स इंटरनेशनल सब्सिडरी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी स्टेटस लीड मार्केट का बन सकता है. कंट्रीज जो कि एज्यूम करती हैं लीड मार्केट स्टेटस, दे टेंड टू बी अमंग द मोस्ट एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशंस, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का कनाडा, आपका USA, इसके अलावा यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज जो है ये होते हैं. इसके अलावा लार्जर इंटरनेशनल फर्म्स दे क्वाइट ऑफन हैव एंड सब्सिडरीज इन ऑल दीज मार्केट्स. इन कंट्रीज़ में एशियन कंट्रीज़ जो कि लीडिंग है, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिकन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, वहाँ पे इंटरनेशनल सब्सिडरीज लार्ज फर्म्स की हमेशा होती हैं. अब सब्सिडरी लोकेटेड इन लीड मार्केट इज़ यूजली in a better position to observe developments and to accommodate new demands. जो कि लीड मार्केट में सब्सिडरी है उसके पास चांसेस ऑफ come up with very good product and chances to develop chances to observe new developments वो ज़्यादा होते हैं. So इसका नतीजा ये निकलता है कि international firms with subsidiaries in lead markets they have an opportunity to turn such units into effective listening posts. अब ये जो subsidiaries होती हैं ये वहाँ पे listening कर रही होती हैं, observe कर रही होती हैं, developments को observe कर रही होती है, ट्रेंड्स को, तो ये आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, डेटा आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, फीडबैक अबाउट हाउ टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, हाउ टू कम अप विद वेरी गुड न्यू प्रोडक्ट्स. यूनिलीवर ने फाउंड किया कि दैट सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर वेरी गुड एट इनोवेशन इन रिसर्च एंड मार्केटिंग, सो इट सेट अप अ ग्लोबल नेटवर्क of innovation centers. These centers were directed to expand their in-depth experience in research and marketing for Unilever's 4 categories of personal care products, जिसमें dental था, hair था, deodorant थी and skin थी. अब ये जो expert थे, they used to share their ideas, their thinking, their whatever you think was important
related to development of new product in all these around the world in all these subsidiaries. Increasingly, multinational firms are investing in research facilities abroad in order to obtain input from key markets. बहुत सारी firms जो हैं वो अब invest कर रही हैं research facilities से related internationally. Up to globalize their own research, Japanese companies have made heavy investment in US-based research facilities. अब Japanese companies ने अब बहुत सारी research facilities develop की United States के अंदर in order to internationalize their research facilities. Hundreds of Japanese scientists already work side by side with Americans in research laboratories on exchange programs. बहुत सारे जो कि US के researchers हैं वो जापान जाते हैं, Japanese researcher US जाते हैं to work on collaborative projects पे. अब this investment aims at accessing scientific talent in other countries. Companies chasing such talent around the world were opening development centers wherever talent can be found. In China, many Western firms have opened development facilities to obtain access to Chinese scientific talent and to understand the Chinese market better. अब बहुत सारी companies they are moving to China, they are working there and they are developing research facilities there. Why they are doing it? Because they want to pursue talent there and they want to come up with viable products for Chinese markets too. Among those firms, Intel, Microsoft जो है उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर बीजिंग में ओपन किए हैं जहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के क्लस्टर्स भी हैं जो कि रिसर्च करते हैं. एंड माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिकेट किया है कि दैट इट इज़ प्लानिंग टू स्पेंड मोर देन 100 मिलियन इन कमिंग ईयर्स टू डेवलप रिसर्च सेंटर इन चाइना जो कि 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ पे कंसिस्ट होगा. One of the main tasks will be to find ways to make software more useful in Chinese computers to Chinese computer users. कैसे Chinese computer user के लिए software को ज़्यादा useful बनाया जाए, productive बनाया जाए, and easy to use बनाया जाए. To develop a global product also requires a different organizational setup. Changes instituted by General Motors are indicative of actions taken by other international firms. With the advent of world cars, General Motors realized that the company needed closer coordination between domestic units and overseas subsidiaries. जब बहुत सारी कंपनीज ने थ्रेट प्रोवाइड करना शुरू कर दी जनरल मोटर्स को जो यूएस की कंपनी है तो उसने सोचा कि अब हमारे हेड ऑफिस एंड सब्सिडरीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन हमें ज़्यादा चाहिए. जनरल मोटर्स ने मूव किया इट्स इंटरनेशनल स्टाफ फ्रॉम न्यूयॉर्क टू डेट्रॉइट in order to speed up communication between domestic and international staff. General Motors adopted project centers concept to manage engineering efficiencies. इसके साथ of course उन्होंने बहुत सारी और management के principle adopt किए in order to come up with very good brands with very good new products. In the future, international companies will have to make better use of talent of local subsidiaries in development of new products. Increasingly, the role of subsidiary as simply as selling or production arms of the company will have to be abandoned. अब उनको development of new product and strategic decisions में भी head office को help करना पड़ेगा और वो करते हैं. अब ज़्यादा involvement करनी पड़ेगी subsidiaries को head office के decisions में. अब this involvement can be patterned after several role models. The strategic leader role जो कि है with the responsibility of developing a new range of products to be used by entire company may be assigned to a highly competent subsidiary in a market of strategic importance. अब वहाँ पे leading role जो है वो subsidiary play करेगी जो कि बहुत important market में development से related good role play करते हुए play कर रही है. कंट्रीब्यूटर का रोल है, देन इम्प्लीमेंटर का रोल है, ये भी ऐसे रोल्स हैं जो कि आपकी सब्सिडियरीज को में भी प्ले करने पड़ेंगे. परचेजिंग research and development from foreign countries is another option with which you can come up with new products. अब इसमें ये होता है कि instead of developing new products through its own research and development personnel, एक कंपनी जो है वो material and information independent outside source से बाय कर सकती है. अब these sources usually locate होते हैं foreign countries में और लीड मार्केट्स का स्टेटस वो अचीव कर चुके थे. मैनेजर्स जो हैं कॉमनली रीड करते हैं लिटरेचर जो कि इन लीड मार्केट्स में पब्लिश होता है एंड आल्सो थ्रू रेगुलर विजिट्स टू जो लीड मार्केट्स एंड ट्रेड फेयर्स मैनेजर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लीड मार्केट्स. Increasingly, however, these ad hoc measures are becoming insufficient for maintaining necessary flow of information in rapidly changing markets. ये
भी सफिशिएंट नहीं होता। फॉर कंपनीज विदाउट इमीडिएट एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी जो कि एम्बॉडी की जा सकती है न्यू प्रोडक्ट्स में, लाइसेंसिंग एक ऐसा एवेन्यू है जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के तौर पे आप एक्सेस टू न्यू डेवलपमेंट्स एंड न्यू मार्केट्स के आप यूज़ कर सकते हैं। यूएस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन टैप्ड थ्रू मैनी इंडिपेंडेंट लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स। Japanese companies have made extensive use of licensing alternative to acquire technologies developed in countries that were led by markets जो कि लीड मार्केट का स्टेटस अचीव कर चुके हैं। लाइसेंसिंग की हेल्प से क्या होता है कि आप लाइसेंस कर लेते हैं टेक्नोलॉजीज़ को जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, अब वो टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। समटाइम्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को फ्रॉम अदर कंट्रीज जो कि न्यू टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होती हैं। सम कंपनीज वो ऐसा करती हैं कि दे डिसाइड टू फॉरगो ट्रेडिशनली इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट दे डू इज इंस्टेड दे इंपोर्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन फर्म्स टू सप्लीमेंट देयर product lines. Such a strategy of importing new products should be pursued with great care and perhaps only in areas जो do not represent the core of firm business and technologies because sometimes आपके strategic direction से related ये नहीं होती. And another way is the acquisition as a route to new product. आप acquire कर लेते हैं. Acquiring a company for its new technology or products is a strategy many firms have followed. तो एक्विजिशन एक ऐसा रूट है जो बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती हैं फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। टू मेक इंटरनेशनल एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ गैनिंग अ विंडो ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स इज बिकमिंग एन एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी फॉर मैनी फर्म्स। बोश जो कि जर्मन फर्म है, इट एक्वायर्ड इंटरेस्ट इन अमेरिकन माइक्रोसिस्टम। फिलिप्स जो कि हॉलैंड की कंपनी है, इसने परचेज किया सिग्नेटिक्स को। बोथ केसेस में फॉरेन फर्म्स they pay substantial premiums जो in order to acquire new products. Japanese companies they illustrate how the acquisition strategy can be used to gain access to new products and technologies. Japanese firms जो कि new products launch करती रहती हैं, they have reported to have invested about $350 million in some 60 deals for world range of minority position in US-based high technology firms. अब even companies from developing countries are beginning to follow this route. Piramal Enterprise जो कि इंडिया की कंपनी है, उसने successfully acquire किया है international operations of foreign pharmaceutical companies such as Aspro, Nicholas, Hoffman, La Roche and Boehringer Ingelheim. अब these multinational hampered in their operations by government price controls, weak patent protection and restriction on foreign companies' activities they were very happy to sell their operation to Indian subsidiaries. एक और way of getting new products development process for global market is joint ventures for new product development. Forming a joint venture with technologically advanced foreign company can also lead to a new product development, often at lower cost. अब 1960s to 70s में बहुत सारी लार्ज जापानीज कंपनीज ने फॉरेन जो मार्केट्स थी उनको टेक्नोलॉजी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एडवांस प्रोडक्ट्स इन जापानीज में वो उन्होंने अट्रैक्ट किया। Today, many of these Japanese companies can be found in the forefront of their industries. Typically, these joint ventures were the result. Joint ventures were the reason, or were the setup as a separate entities with their own manufacturing and marketing function. इसके अलावा अलायंसेज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स भी आप हेल्प कर सकते हैं आपको डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट में। बहुत सारी कंपनीज दे आर फाइंडिंग अलायंसेज एन इफेक्टिव वे टू शेयर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कंपैटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलक्स द स्वीडिश जो कि अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर है, इट concluded a broad-based alliance with Toshiba of Japan. Two firms, they are planning to cooperate in producing household appliances through the exchange of technology, product sourcing and purchasing. Some 15 projects जो कि हैं वो भी in consideration and undertake किए गए हुए हैं इन लोगों ने, जिसमें आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सेल्स इन द जापानीज मार्केट, ये सारे उनके इश्यूज हैं जो कि वो हैंडल करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू global markets. Once a product has been introducing
New products, introducing new products to global markets. Once a product has been developed for commercial introduction, a number of complex decisions still need to be made. Aside from the question of whether to introduce the product abroad, the firm has to decide on desirable test marketing procedures, select target countries for product introduction, and determine the timing or sequence of introduction. इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसेप्ट टेस्ट आपको करना पड़ता है. कंसेप्ट टेस्ट क्या होता है? आप यूजुअली आप नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद आप कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं. कॉन्सेप्ट जो होता है वो आइडिया होता है. जनरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके होते हैं, मोर देन वन कॉन्सेप्ट्स आप जनरेट करते हैं, आइडियाज़ के साथ आते हैं जो न्यू प्रोडक्ट के होते हैं. अब कंसेप्ट टेस्ट किया जाता है. कंसेप्ट टेस्ट किस तरह किया जाता है? इसके मैथमेटिकल मॉडल्स भी हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स भी हैं. इसके साथ आप कंज्यूमर को भी इन्वॉल्व करते हैं. आप उन्हें वीडियोस दिखाते हैं, आप प्रोटोटाइप्स दिखाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस कंसेप्ट, वेदर दीज प्रोडक्ट्स आर वायबल, जो यूज कर सकते हैं, जो यूज करनी चाहिए या नहीं. द कंसेप्ट टेस्टिंग स्टेज वुड बी इनकम्प्लीट अगर प्रोडक्ट्स वर टेस्टेड ओनली इन कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट. अ फुल टेस्ट in several major markets is essential so that any shortcomings can be addressed at the early stage before costly adaptations on individual countries are made. Such an approach is particularly important in cases where product development occurs on a multinational basis with simultaneous inputs from several foreign subsidiaries. इसके अलावा आप टेस्ट मार्केटिंग भी करते हैं. टेस्ट मार्केटिंग होता है कि आप अपनी मार्केटिंग का पोटेंशियल चेक करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग, उसकी प्लेसमेंट, उसकी प्रमोशन कितना हेल्प करेगी फॉर द अडॉप्टेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट जो कि न्यू प्रोडक्ट है. टेस्ट मार्केटिंग इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केटिंग होती है. समटाइम्स आपको रिप्रेजेंटेटिव सिटी सेलेक्ट करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको अपनी सारी मार्केटिंग मिक्स को टेस्ट करना पड़ता है. प्रोडक्ट टेस्ट आप करते हैं, आप प्राइसिंग टेस्ट करते हैं, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करते हैं, आप उसकी प्रमोशन टेस्ट करते हैं. आप यूजुअली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि कराची, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, लाहौर वगैरह जैसे सिटीज़ होते हैं, उनको रावलपिंडी, इस्लामाबाद को भी अगर इंक्लूड कर लें, दोनों ट्विन सिटीज़ को, इस तरह की सिटीज़ में आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और वहाँ पर उनका देखते हैं पोटेंशियल क्या. इसके अलावा सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग भी है. सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग में होता है कि आप सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, सिमुलेटेड स्टोर्स डेवलप कर लेते हैं. वहाँ पे आप कंज्यूमर जो पोटेंशियल कंज्यूमर है उसको इन्वॉल्व करते हैं और उनको आप टेस्ट करते हैं. ऑल द पीस मार्केटिंग मिक्स को अपने टेस्ट करते हैं. तो कंसंट्रेटेड टेस्ट मार्केटिंग भी होता है जहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग इन ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप कुछ स्टोर्स पे लॉन्च करते हैं किसी सिटी में और वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं पोटेंशियल ऑफ उस प्रोडक्ट का. टेस्ट मार्केटिंग में बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपके न्यू प्रोडक्ट का सीक्रेट लीक हो सकता है और आपके कंपेटिटर आपके न्यू प्रोडक्ट की कमर्शियलाइजेशन से पहले अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करके लॉन्च कर सकते हैं. सो दीज आर द सम शॉर्ट कमिंग्स. यूजुअली बहुत सारी कंपनीज जो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं उन्होंने पायनियर किया था टेस्ट मार्केटिंग में. वो लीड मार्केट्स में जो लीड मार्केट्स के कंट्रीज हैं वो टेस्ट मार्केटिंग को यूज करते रहते हैं. टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ टेस्ट मार्केट पॉसिबिलिटी, इंटरनेशनल फर्म्स ऑफन सब्स्टिट्यूट द एक्सपीरियंस इन वन कंट्री फॉर अ मार्केट टेस्ट इन अनदर. आप कुछ कंट्रीज में टेस्ट करते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं सम अदर कंट्रीज में. इसके अलावा टाइमिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवेंचुअली अ कंपनी विल बी फेस्ड विद एस्टैब्लिशिंग द टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट. When should the product be introduced in each market? That is a big question. Should the firm use a phased entry or simultaneous entry approach? As we have noted, firms usually introduce new product first in their domestic market to gain experience in production, marketing and services. Foreign market introductions are usually attempted only after product has proved itself in domestic market. Today हमने अपना कंप्लीट किया दिस चैप्टर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स और हमने इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए जिसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस फॉर ग्लोबल मार्केट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स था. इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है. अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.